मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 025896। ये सीजीएल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। इफ द डिजिट इन यूनिट प्लेस of a 2-digit number is heaven and the digit of 10 place is double, the number thus obtained is equal to the number obtained by interchanging the digit. Which of the following is definitely true? हमें बताना इनमें से कौन सा सही है। देखो, दो अंकों की संख्या अगर अपन ए बी माने, दो अंकों की संख्या अगर अपन ए बी माने तो इसका मतलब क्या हुआ 10a प्लस बी। अब अंकों को परस्पर बदल दें तो संख्या बनेगी बी ए, वो क्या होगी 10b प्लस ए। अब हमें क्वेश्चन ने क्लियर बताया कि दो अंकों की संख्या में इकाई के अंक को आधा और दाई के अंक को दो गुना करने पर प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त हुई संख्या के बराबर है। इकाई के अंकों में आधा करने, b की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं b/2, और दाई के अंकों में डबल करने, तो a की जगह हम यहां पर क्या यूज करेंगे 2a। b की जगह हम b/2 यूज करें और a की जगह अगर अपन 2a यूज करें तो प्राप्त जो संख्या होगी वो वास्तविक संख्या के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त हुई संख्या के बराबर होगी। तो मैं क्या लिखूं 2a b/2 अगर लिखूं तो नंबर क्या बनेगा 2a × 10 प्लस b/2 बराबर किसके होगा, इसके अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या 10b प्लस a के बराबर। तो 20a प्लस b/2 बराबर 10b प्लस ए। पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से गुना कर दूं, पूरी इक्वेशन को मैं 2 से गुना कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं 40a प्लस b बराबर 20b प्लस 2a। 2a इधर आते माइनस का 38a, b इधर आते माइनस का 19b। तो यहां से ab का रेशो 19:38 मतलब क्या गया 1:2। AB का रेशो 1:2। तो मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, इन ऑप्शन में से अपन अगर देखें तो हमें पता है इकाई का अंक जो है वो दाई के अंक का क्या है 2 गुना है। इकाई का अंक जो है वो दाई के अंक का क्या है 2 गुना। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। कह पाएंगे क्योंकि नंबर ए बी है, ये यूनिट डिजिट है, ये 10 प्लेस डिजिट है। तो हमें पता है डिजिट इन यूनिट प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट ऑफ 10 प्लेस। ये हम कह सकते हैं। इकाई और दाई के अंकों के बराबर है ये तो नहीं है, दोनों अंकों का योग एक दो अंकों की संख्या होगी। दोनों अंक तो निकाल ही नहीं सकते। इकाई का अंक दाई के अंक का आधा है, इकाई का अंक दाई के अंक का आधा है, नहीं ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3 एंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी 8:5:2। तीन लोग हैं एबीसी, एबी की इनकम का रेशियो 5:3, एबीसी के खर्चों का अनुपात 8:5:2 है। हमें कह रहे हैं सी का खर्चा 2000 रुपये और बी की बचत है 700 रुपये। बी की बचत है 700 रुपये, सी का खर्चा है 2000 रुपये। तो हमें ए की बचत बतानी। अब देखो 2 की वैल्यू 2000, तो 1 की वैल्यू 1000, तो 5 की वैल्यू 5000, 8 की वैल्यू 8000। बी 5000 रुपये खर्च करता है, जब 700 रुपये बचाता है तो इनकम 5700। 3 की वैल्यू 5700, तो 1 की वैल्यू 1900, तो 5 की वैल्यू 9500। ये 9500 रुपये कमाता है जिसमें से 8000 रुपये खर्च कर देता है। तो ए की बचत कितनी हुई 1500 रुपये। तो ए की बचत क्या आ जाएगी 1500। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। The ratio of the number of students appearing for examination in 1998 in a state ABC was this। हमें पता है 1998 में ABC के अंदर
अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स का जो रेशो है वो 3:5:6 है। जो स्टूडेंट्स का जो अपीयर होने वालों का उनका रेशो 3:5:6 है। अगले वर्ष इन राज्यों में विद्यार्थियों की संख्या में 20, 10 और 20% की बढ़ोतरी है। इन सब में 20%, 10% और 20% की बढ़ोतरी है। और ए और सी में विद्यार्थियों का अनुपात क्या हो जाता है? 1:2। तो राज्य ए में वर्ष 1998 में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। अब देखो यहां 1:2 हो गया, तो अगर अपन देखें 3:2, पहले भी 1:2 था, 20% बढ़ा देंगे तब भी रहेगा। तो हमारे पास कोई डाटा तो दिया ही नहीं, तो हम कोई आंसर तो बता ही नहीं सकते, कहीं कोई वैल्यू तो दी नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, डाटा हमारे पास अपर्याप्त है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डाटा इनसफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। ABCD is a parallelogram is the point on BC such that, हमारे पास ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, BC पर बिंदु E है। हमारे पास ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, BC पर एक बिंदु E इस प्रकार से है कि B और EC का रेशो M/N है, इसका रेशो M/N है। ए और BD F पर प्रतिच्छेद करते हैं, AE और BD जो है, AE और BD जो है वो F पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें क्या करना है? ट्रायंगल FEB का एरिया और AFD इसके एरिया का रेशो बताना है कि क्या होगा। ये M/N है, तो ये पूरी भुजा M+N होगी। अब समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं समांतर, ये एंगल अगर थीटा तो ये भी थीटा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं? ट्रायंगल BFE सिमिलर होगा ट्रायंगल DFA के। तो इनके एरिया का रेशो भी क्या होगा? इनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो ट्रायंगल FEB का एरिया अपॉन में ट्रायंगल FAD का एरिया इनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। यहाँ BE² के बराबर होगा, यहाँ AD² के बराबर होगा। तो यहाँ क्या आएगा? M² अपॉन में क्या आएगा? M+N का होल स्क्वायर। तो हम क्या कह सकते हैं? M अपॉन में M+N का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। बस इस तरह से हमने डायग्राम बना लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मेड इंस्क्राइब द स्क्वायर PQRS ऑफ साइड ए, जैसे हमें डायग्राम में दिखा रखा है। हमें क्या करना है? ए भुजा वाले वर्ग के अंदर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताना है। PQRS की भुजा में क्या दे रखी है? ए। ये पूरी भुजा ए, ये मध्य बिंदु होगा, तो ये A/2, ये भी A/2। तो ये जो भुजा आ जाएगी ये इसकी √2 गुना हो जाएगी। √2 A/2 मतलब ये क्या हो जाएगी? A/√2। ये भुजा क्या हो जाएगी? A/√2। ऐसा हम कह सकते हैं। अब देखो अगर मैं इसको यहां से ऐसे मिलाऊं, तो अगर मैं इसको मान लो EF नाम देता हूं, तो EF की लंबाई भी क्या A/√2 होगी। O इसका सेंटर है, इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो मेरे पास ये जो अंदर सर्किल बन रहा है, इसकी रेडियस अगर निकालो तो इसकी आधी A/2√2। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सरकम सर्किल का काम करेगा। सरकम सर्किल की रेडियस क्या होती है ट्रायंगल के लिए? साइड अपॉन √3। तो R की वैल्यू में पता है A/2√2 बराबर क्या होगी? साइड अपॉन √3। ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसकी साइड जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? √3A अपॉन में 2√2। तो ट्रायंगल की साइड आ गई √3A अपॉन में 2√2। ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 × A² या साइड स्क्वायर।
तो क्या आ जाएगा √3/4 इंटू, इसका स्क्वायर करूंगा तो 3a², 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, तो क्या आ जाएगा 3√3a² अपॉन में 32। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास थोड़ी सी ज्योमेट्री काम आ रही है, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट काम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। हमें इसकी वैल्यू बतानी। अब अगर मैं इसको रेशनलाइज करूं तो मेरे पास ये क्या बनेगा? √2 - 1। इसको रेशनलाइजेशन करूं तो √3 - √2। इसको रेशनलाइजेशन करूं √4 - √3। लास्ट वाले को रेशनलाइजेशन करूं √121 - √120। तो ये टर्म कट गई, ये टर्म कट गई, ये टर्म कट जाएगी, ये टर्म कट जाएगी। मेरे पास क्या बचेगा? √121 माइनस में 1, मतलब 11 - 1 तो क्या आएगा? 10। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। A 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 135 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन की लंबाई दे रखी है 180 मीटर, ट्रेन की स्पीड हमें दे रखी है 135 किलोमीटर पर आवर। क्रॉसेज ए बस द स्पीड ऑफ विच इज 45 किलोमीटर पर आवर। बस की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के अंदर। 135 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही हुई एक 180 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विपरीत दिशा से अपोजिट डायरेक्शन से आती है एक बस को 4 सेकंड में क्रॉस करती। तो हमें बस की लंबाई बतानी है। बस की लेंथ मान ली L मीटर, तो टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। टाइम है 4 सेकंड, रिलेटिव डिस्टेंस दोनों की लेंथ का टोटल, रिलेटिव स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही, तो दोनों की स्पीड का टोटल 180 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड के लिए 5/18, 18 से गया 10 पर, 50 × 4 200 बराबर 180 प्लस L, तो L की वैल्यू 20। तो बस की लंबाई क्या आ गई? 20 मीटर। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। क्रॉसेज ए बस इन अपोजिट डायरेक्शन, the speed of which is 45 km per hour in 4 seconds. If they were moving in the same direction, the time taken by train to overtake the bus would be 8 seconds. सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो टाइम कितना होता है? 8 सेकेंड। तो हमें उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यही से हमें आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। P varies inversely with the product of Q and R. P जो है Q और R के प्रोडक्ट के व्युत्क्रमानुपाती है। P varies inversely product of Q and R, तो P बराबर K अपॉन Q इंटू R। P की वैल्यू हमें दे रखी है, जब Q 2 है R 9 है तो P 30 है, P 30 है, Q 2 है और R 9 है, तो K की वैल्यू क्या? 30 × 2 × 9, तो P बराबर K अपॉन Q R है। K की वैल्यू 30 × 2 × 9, जब Q 5 है R 9 है तो P का मान 5 से गया 6 बार, 6 दूनी 12, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस व्युत्क्रमानुपाती हमने कांस्टेंट मान लिया K, सबसे पहले K की वैल्यू निकाली और K Q R की वैल्यू रखकर P का मान निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 59। 59 देखो DI का क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द लास्ट 3 ईयर पीपल यूजिंग द मोबाइल सर्विसेज इन 1000। 3 प्रकार की दूरसंचार सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या हजारों में। सभी वर्षों में मिलाकर 22 दूरसंचार सेवा का उपयोग करने वालों का औसत क्या है? अब Y देखो हमारे पास ये ब्रिक्स वाला है, तो यहाँ 5 है, यहाँ 10, यहाँ 25, यहाँ 20,
25, 15, इन सब का टोटल करें 15, 25, 40, 60, 85, 90, 100, मतलब 100 इंटू 1000, क्योंकि हजारों में तो इतने लोग उपयोग करते। इनका औसत बताना है तो एवरेज क्या होगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बटा में 6, तो 1 लाख बटा 6, तो क्या आ जाएगा 16,666 बटा 666 से 2 बटा 3, ये हमारे पास आ जाएगा। कह पाएंगे क्या, तो हमारे पास क्या आ गया 16,666 से 2 बटा 3, वायु दूरसंचार सेवा का उपयोग करने वालों का औसत। अब ज्यादातर लोग इसका आंसर 1 टिक कर देते हैं, क्योंकि यहां से 100 आ रहा है, 100 बटा 6 आएगा तो वो आएगा 16 सही 2/3, लेकिन भैया उसने हजारों में नहीं पूछा, अगर पूछता हजारों में तो आंसर ये सही होता। उसने पूछा है एग्जैक्ट औसत क्या होगा, तो क्या जाएगा 16,666 से 2 बटा 3, क्योंकि मेरे पास 1 लाख लोग हैं टोटल, एवरेज निकाल लिया। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर हमें क्या करें, द टोटल नंबर ऑफ पीपल यूजिंग ऑल द 3 मोबाइल सर्विसेज इन ईयर 2007 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल यूजिंग ऑल द 3 मोबाइल सर्विसेज इन 2008। 2007 में सभी को मिलाकर यूज करने वाले कितने लोग हैं, 55,000। 2008 में कितने हैं, 60,000। तो जो 2007 में यूज कर रहे थे वो 2008 का कितना परसेंट थे, तो 55,000, 60,000 का कितना परसेंट हमें चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 3 0 से 3 0 गई, 5 से गया 11 बार, ये गया 12 बार, 1/12 की वैल्यू 8 से 1/3%, तो 11/12 की वैल्यू 91 सही 2/3%, या 91.67%। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। इन ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 बॉयज, one player weight 42 kg is injured and his place is taken by another player. If average weight of the team as a result of this increase by 100 gram, then the new player weight is। 11 खिलाड़ियों में से एक 42 kg का खिलाड़ी जाता और 42 का आ जाता तो एवरेज वही रहता, लेकिन उसके जाने और नए के आने से एवरेज 100 ग्राम से बढ़ गया, तो प्रत्येक व्यक्ति का भार 100 ग्राम बढ़ा दे। 11 लोग हैं तो 1.1 kg बढ़ा दिया, तो नए खिलाड़ी का भार 43.1 kg। नए खिलाड़ी का भार कितना है, 43.1 kg। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 62। If 64 is divided into 3 part proportion to 2, 4 and x meter and the smallest part is 10 by 2/3, then x is equal to। 64 को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, 2, 4 और x में। सबसे छोटे भाग की वैल्यू 10 से 2/3 है, तो x का मान बताने की किसके बराबर है, 2 की वैल्यू 10 से 2/3, मतलब 2 की वैल्यू 32/3, तो 1 की वैल्यू 16/3, तो 1 की वैल्यू 16/3, तो 2 की वैल्यू 32/3, 4 की वैल्यू 64/3, x की वैल्यू 16/3x, सबका टोटल किसके बराबर, 64 के बराबर। तो इन दोनों को जोड़ा तो 96/3 96/3 प्लस 16/3x बराबर 64। 96/3 बना 32, उधर जाते माइनस का, 16/3x बराबर 32, तो x बराबर 3 दूनी 6, तो x का मान क्या आ जाएगा 6। ऑप्शन हमारा बी आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। In the given figure, EADF is a rectangle. Okay. ABC is a triangle. Whose vertex on the side EDAF, AE हमें 22 दे रखी है, B हमें 6 दे रखी है, 2 दे रखी है, CF हमें 16 दे रखी है। What is the length of line in joining the midpoint of side AB and BC? AB का मध्य बिंदु और BC के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन की लंबाई बतानी। ये पूरी 22 थी, ये 16, तो ये 6, ये पूरी 6 दूनी 8, ये 6 8, ये रेक्टेंगल तो ये कितनी 10।
अभी इनके मध्य बिंदु तो ये इसके समांतर और इसकी आधी, तो 10/2। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो इन दोनों के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लंबाई कितनी है? 5। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। If 5 men or 8 women can do a work in 12 days, in how many days will taken by 2 men and 4 women to do the same work? 5 आदमी अथवा 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो बताना है 2 आदमी और 4 महिलाएं इस काम को कितने समय में करेंगे। हमें पता है 5 आदमी बराबर 8 महिलाओं के, तो मैन और वुमेन का रेशो 8:5। एक आदमी की जगह 8 रखा तो 5 की जगह 40 लोग एक काम करते हैं 12 दिन में। एक आदमी की जगह 8 तो 2 की जगह 16, 4 की जगह 20, तो 36 लोग काम करेंगे x दिन में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 36 × 1 × x बराबर 40 × 1 × 12, तो 12 से गया 3 बार, x की वैल्यू 40/3, तो क्या जाएगा 13 से 1/3 दिन। तो ये काम कितने दिन में होगा? 13 से 1/3 दिन में। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। 4 bell ring interval of 30 minutes, 1 hour, 1 say 1/2 hour and 1 hour 45 minutes respectively. All bells are ring at 12 noon when again ring together. 4 घंटियां 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट और 105 मिनट के अंतराल में बजती है। एक साथ कब रिंग करेंगी? सबका एलसीएम ले ले, 15 से काट दे, 2 4 6 7, 4 का भाग दे दे, 1 1 3 7, 21 से भाग दे दे, तो इन सब का एलसीएम क्या है? 15 × 4 × 21 मिनट। आवर्स में बदलना है तो 60 का भाग दे दो, 60 से 60 चला गया, तो 21 घंटे बाद एक साथ रिंग करेंगी। दोपहर को 12 से 21 घंटे अगर देखें, दोपहर के 12 से रात के 12 बजे तक 12 घंटे, फिर 9 घंटे और चाहिए तो सुबह के 9 बजे तक 9 घंटे। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा 9 AM। हम चाहे तो आवर्स में बदलकर, हम चाहे तो मिनट में बदलकर किसी भी तरह से अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66। In an equilateral triangle, the distance from the centroid of its vertex is 6 centimeter. Its vertex is 6 centimeter. Find the area of triangle. समबाहु त्रिभुज के केंद्रक से शीर्ष की दूरी। अब देखो क्या होता है, केंद्रक से शीर्ष की दूरी ये 6 है, तो ये कितनी होगी? 3। तो AD की लेंथ क्या होगी? 9 सेंटीमीटर। अब इक्विलेटर ट्रायंगल के अंदर AD क्या होगी? हाइट क्या होती है? √3/2a, इसकी वैल्यू 9 सेंटीमीटर, तो a की वैल्यू 9 दूनी 18/√3, या a की वैल्यू मेरे पास 18/√3 की जगह इसको अगर मैं 6 × 3 लिखूं तो 6√3 सेंटीमीटर। अब भुजा की वैल्यू 6√3 सेंटीमीटर, तो ट्रायंगल का एरिया √3/4 × a², तो 6√3 का स्क्वायर, तो क्या जाएगा? 4 से चला गया 3 बार, 3 × 9 होती है 27√3, तो ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? 27√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। क्योंकि हमें पता है शीट्स की वर्टेक्स से दूरी का रेशो 2:1 होता है, 2 की वैल्यू 6 तो 1 की वैल्यू 3, तो हाइट 9, तो वहां से हमने भुजा निकाल ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। When a number is divided by 899 gives the remainder is 63. If the number is divided by 29 the remainder will be। डिवीजर 1 है 899, डिवीजर 2 है 29, डिवीजर 2 डिवीजर 1 का फैक्टर है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब नया रिमाइंडर क्या होगा? पहले वाले रिमाइंडर में नई डिवीजर का भाग दे दो। पहले वाला रिमाइंडर कितना है? 63, इसमें 29 का भाग दे दो, 29 दूना 58, तो क्या बच जाएगा? 5। तो नया रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 5। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर।
ओन ए फार्म हाउस 3/8 पार्ट ऑफ यूज फॉर ग्रेजिंग द कैटल, 3/5 फॉर द फार्मिंग एंड द रिमेनिंग 20 हेक्टेयर इज फॉर फॉरेस्ट। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द फार्म? बट्टा वाले नंबर 8 और 5 के हिसाब से टोटल एरिया अगर अपन 8 5 40 कंसिडर कर ले तो हमें पता है 3/8 भाग पशुओं के लिए, तो 40 का 3/8 भाग निकाला 15। फिर हमें पता है 3/5 भाग फार्मिंग के लिए, 40 का 3/5 24, 15 + 24 39 यूज हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 1 की वैल्यू अगर 20 हेक्टेयर, 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 20 हेक्टेयर, तो टोटल की वैल्यू चाहिए 40 की, तो 40 × 20 800 हेक्टेयर, तो टोटल एरिया कितना आया? 800 हेक्टेयर। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू P + Q अपॉन में P - Q, तो 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा चाहिए। कोसेक थीटा P + Q अपॉन में P - Q, कोसेक थीटा क्या 1 अपॉन sin थीटा होता है? P + Q अपॉन P - Q, CND रूल से 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा बराबर P अपॉन Q, ये मेरे पास आ गया। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। 9a² + 4b² + c² + 21 इसके बराबर है, तो हमें इसका मान बताना है। 9a² + 4b² + c² + 21 बराबर 12a + 4b माइनस में 8c, तो 9a² माइनस में 12a + 4b² माइनस में 4b + c² + 8c + 21 बराबर 0, तो 9a² माइनस में 12a + 4b² माइनस 4b, तो +1 + c² + 8c + 16 बराबर 0, तो ये क्या बना? 3a माइनस 2 का स्क्वायर, 2b माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c + 4 का स्क्वायर बराबर 0। इन सब के स्क्वायर का सम 0, इसका मतलब सब इंडिविजुअली 0, तो 3a = 2, तो a = 2/3, 2b = 1, तो b = 1/2 और c = -4। हमें चाहिए 9a + 4b - c। a की वैल्यू 2/3, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू -4, 3 दूनी 6 + 2 + 4, तो क्या आ जाएगा? 12। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 71। A sum invested at 8% per annum amount to 20280 at the end of 1 year when the interest is compounded half yearly. What will be the simple interest on the same sum for this year at the double of the earliest rate of interest? रेट है 8%, टाइम है 1 साल, अमाउंट हो जाती है 20280, CI से हाफ ईयरली कैलकुलेशन पर, CI से हाफ ईयरली कैलकुलेशन पर। अब हमें पहले की तुलना में 2 गुना ब्याज की दर से, मतलब 16% की दर से टाइम दे रखा है 4 से 3/5 साल। इसका SI बताना है कि क्या होगा। तो SI परसेंटेज अगर निकालें तो रेट इंटू टाइम 23/5
तो क्या आ जाएगा 230, 345, 345, 55, 368 बटा में 5%, 36, 18, कैरी आ गई 1, 3, 12, 15 और 1, 16। अब 8% एक साल तो रेट आदि 4%, टाइम डबल 4% से 2 साल का CI परसेंटेज 8.16%, तो अमाउंट बनेगी 108.16%। तो मुझे बाद वाला CI चाहिए, SI चाहिए कि कितना होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, तो SI निकाल लेते हैं। 20,280 वैल्यू है, 108.16% की वैल्यू चाहिए 368 बटा 5% की। चलिए इसको सोल्व करते हैं। परसेंटेज से पॉइंट हटाया तो 2 जीरो ऊपर, 5 से गया 20 बार, 4 से काट दे, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 2704, 4 से काट दे 5070, 5070। फिर 4 से अगर मैं काटूं, 6 चौक 24, बच गया 3, 30, 7 चौक 28, बच गया 2, 24 चला जाएगा 6 बार, ये चला जाएगा 5 बार। फिर अगर अपन इसको 2 से काटें, 3, 3, 6, 338, फिर 2 से अगर इसको काटें 2535। अब काट लें अपन इसको, 4 से काटा, 6 चौक 24, 30, 7 चौक 28, 76, 338, ये 16 गुना 23 क्या बन रहा है एक बार चेक कर ले, 6, 3, 18, 3, 12, 3, 15, 1, 16, कैरी आ गई 1, 368 ही बन रहा है। चलिए कोशिश करते, 5, 3, 8 और 2, 10, 15, 3, 3, 6 और 14, 7 से कट जाएगा। चलिए इसको काटते हैं 2 से, 1, 6 दूनी 12, बच जाएगा मेरे पास 169, ये चला जाएगा 1, 8 दूनी 16, 184। 13 से काट दे, 13 इंटू 13 है ये, 13 से काट कर देखते, 13 से क्या एक बार 2535 को अगर अपन 13 से काटे या 169 से काटे, 169 से क्या एक बार, 13 में से 9 गए 4, 14 में से 6 गए 8, ऊपर से उतारा 5, फिर चला जाएगा मेरे पास 15 बार, 845 पूरा पूरा कट रहा है, तो 169 से ये चला गया 15 बार। तो मेरे पास SI की वैल्यू क्या आई, 15 गुना 5 गुना 184, ये मेरे पास है। तो SI की वैल्यू क्या आई, 184 गुना 75, 5 चौक 20, 90, 28, 30, 90 और 30 120, 0, 12, 18 इंटू 7, तो क्या आ जाएगा 90 और 36 126 और 138, 13,800 रुपये। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बस हमने जैसी कैलकुलेशन करी हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 72। ए पर्सन परचेज ए व्हीकल फॉर रुपीज दिस एंड सोल्ड इट फॉर दिस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ही अर्न ऑन द व्हीकल। 5,90,828 में खरीदा, बेच दिया 6,52,920 में, प्रॉफिट परसेंटेज बताने, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दे, 6,52,920 में से 5,90,828 घटा दे, 10 में से 8 गया 2, 11 में से 2 गए 9, ये 0 2, 15 में से 9 गए 6, 62,092 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर, 590,828 पर, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। चलिए 4 से काटते एक बार, 4 चौक 1 19, 4 चौक 16, 3 30, 7 चौक 28, 2 28, 7 0 7, 1 2 22 20,
20 2 3, तो क्या जाएगा 155230, इसमें भाग देंगे 147707 का, भाग गया एक बार 147707, 10 में से 7 गई, 10 पॉइंट समथिंग ही आएगा, तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा तो 10.51%, क्योंकि अगर मैं 10 से भाग देता तो ये आता, तो डिफरेंस निकालूं तो 10 पॉइंट समथिंग ही आएगा, तो आंसर आ गया 10.51%। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसका मान बताना है। तो 108/36 गुना में 4 प्लस 2.5 इंटू 4 बटा में 0.5 माइनस में 10, ये क्या 3 बार 4 दिए 12, पॉइंट से पॉइंट गया 5 चौक 20 माइनस में 10, तो क्या जाएगा 22। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 74। थीटा अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो हमें दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस के अंदर 3 कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कोट स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर √3/2, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। थीटा बराबर 60 डिग्री, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 1/2 सेक थीटा प्लस साइन थीटा की पावर -1, तो 1/1/2 इंटू में सेक थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो हमें क्या चाहिए सेक 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए। हमें थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए सेक 60 डिग्री की। तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, ऐसा हम लिख सकते हैं, तो 1/1 प्लस √3/2, तो 2 में 2 प्लस √3, रेशनलाइजेशन कर दूं तो 2 इंटू 2 माइनस √3, ऑप्शन क्या जाएगा बी, ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 75। When x is subtracted from these, the numbers obtained are in order or proportion. What is the mean proportion between this? हमें मीन proportion बताना है, तो वो क्या होगा रूट में x + 9 इंटू में x²। हमें x की वैल्यू चाहिए 19, 28, 55 और 91, इनमें से अगर x घटाते हैं तो ये समानुपात में होते हैं 19 - x 55 - x। 19 और 28 का डिफरेंस 9, इसको गुना करा 9 से, 55 और 91 का डिफरेंस 36, इसको गुना करा 36 से, 9 से गया 4 बार, 76 - 4x बराबर 55 - x, तो 3x बराबर 76 - 55, तो क्या आ जाएगा 21, तो x बराबर 7। x की वैल्यू 7 आई, तो 7 + 9 16 इंटू 7 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 4 गुना 7, 7 चौक 28, तो इसका मीन प्रोपोर्शनल क्या हुआ 28। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। तो हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सोल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहे, थैंक यू।